नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुनः पार्थ एजुकेशन में। मैं गौरव निरंजन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ये आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है। चलिए, ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है और पहले एक बार मैं मैपिंग करा देता हूँ आपको। मैपिंग कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर एक देश है मोरक्को, मोरक्को के आगे एक देश है अल्जीरिया, अल्जीरिया के आगे एक देश है लीबिया, लीबिया के आगे इजिप्ट, इजिप्ट के नीचे एक देश है सूडान, सूडान के बाजू में एक देश है दक्षिणी सूडान नीचे। यहाँ पर एक देश है इथोपिया, इथोपिया के ऊपर इरिट्रिया देश है और इरिट्रिया के बाजू में जिबूती देश है। उसके बाद यहाँ पर जो देश है इसका नाम है सोमालिया, सोमालिया के नीचे केन्या है, केन्या के नीचे तंजानिया है और तंजानिया के नीचे यहाँ पर मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक के नीचे यहाँ पर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के ऊपर बोत्सवाना देश है। उसके बाद यहाँ पर जिम्बाब्वे देश है, यहाँ पर जाम्बिया देश है, यहाँ पर कांगो गणराज्य है। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य है, यहाँ पर कैमरून देश है, कैमरून के बाद नाइजीरिया है, नाइजीरिया के बाद नाइजर है, नाइजर के बाजू में चाड है, चाड के बाजू में नाइजर, नाइजीरिया के बाजू में माली, माली के बाजू में मॉरिटानिया, मॉरिटानिया के बाजू में पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद कौन सा है मोरक्को। तो यहाँ के देश हैं। अगर हम देखें इन देशों में, अगर गौर से अगर आप देखिएगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम सबसे बड़े देश को देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो यहाँ का सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, वो है आपका अल्जीरिया। कौन सा देश है, अल्जीरिया। कल हमने आपको इतनी बात बताई थी कि यहाँ पर एक जलसंधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर, और यहाँ पर जो महासागर अटलांटिक, यदि आप अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक जलसंधि को पार करना पड़ेगा। जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। उसके बाद हमने आपको बताया था यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक नहर बनाई गई है सुएज नहर, और सुएज नहर से आप कहाँ पहुँच जाएंगे, लाल सागर, और लाल सागर से जब आप हिंद महासागर जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको जलसंधि मिलेगी। जलसंधि का नाम है बाब अल मंदे जलसंधि। ठीक ना, शिल्पी जय जी, गुड मॉर्निंग। ठीक ना, चलिए तो इतनी बात हमारी कल आपसे हो गई थी, उसके आगे देखते हैं। ये देखिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है। हमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है एटलस। कौन सा पर्वत है, तो यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम है एटलस। तो अगर हम बात करते हैं एटलस पर्वत की, एटलस, तो जो एटलस पर्वत है ये अफ्रीका का एक नवीन मोड़दार पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत। अफ्रीका का एक नवीन मोड़दार पर्वत है एटलस, नवीन मोड़दार पर्वत है अफ्रीका का। ठीक ना, और यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, नीचे यहाँ पर सहारा मरुस्थल है। तो हम पहले पर्वतों को देखेंगे एक बार। तो एटलस जो है अफ्रीका का एक नवीन मोड़दार पर्वत है। यहाँ पर जो देश है, जिस देश में पाया जाता है, मोरक्को और अल्जीरिया, दो देशों में फैला हुआ है। मोरक्को, यहाँ पर मोरक्को देश है और यहाँ पर अल्जीरिया, मोरक्को एवं अल्जीरिया दो देशों में फैला हुआ है। मोरक्को, और मोरक्को के साथ साथ कौन से देश में है, मोरक्को, और मोरक्को के साथ साथ अल्जीरिया देश में। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से पहले पर्वतों को देख रहे हैं, यहाँ से बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक पर्वत है माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो, दो पर्वत हैं। एक पर्वत का नाम है माउंट केनिया, और जो माउंट केनिया है ये माउंट केनिया पर्वत, यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम है माउंट केनिया पर्वत, माउंट केनिया पर्वत। और ये माउंट केनिया पर्वत जो है ये जिस देश में है उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है केन्या। उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है केन्या। और किलिमंजारो जो है, एक किलिमंजारो पर्वत है यहाँ पर, एक यहाँ पर पर्वत है जिस पर्वत का नाम है किलिमंजारो, और किलिमंजारो पर्वत जिस देश में है उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है तंजानिया। उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है तंजानिया। किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। तो ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सा, किलिमंजारो। और माउंट केनिया, माउंट, यहाँ से एक रेखा गुजरती है इस पर्वत के ऊपर से, तो माउंट केनिया जो पर्वत है इसके ऊपर से, इसके ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है,
तो इसके ऊपर से जो रेखा गुजरती है, रेखा का नाम विषुवत रेखा, इसके ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है ना, दोनों के बारे में जानकारी जो हमने आपको बताई ये याद रखना है। इसके ऊपर से कौन सी रेखा गुजरती है, तो इसके ऊपर से जो रेखा गुजरती है रेखा का नाम है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है, तो रेखा का नाम विषुवत रेखा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद इस पर्वत के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका में यहाँ पर एक पर्वत है, और साउथ अफ्रीका में जो पर्वत है इस पर्वत का नाम है ड्रेकन्सबर्ग। कौन सा पर्वत है, तो यहाँ पर एक पर्वत है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। कहाँ पर है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून पर्वत का नाम क्या है, तो इस पर्वत का नाम है माउंट कैमरून पर्वत। और जो ये माउंट कैमरून पर्वत है, कौन सा है, माउंट कैमरून पर्वत है, यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा, तो माउंट कैमरून। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है ऐसे ज्वालामुखी जिनसे आज भी क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है। और मृत ज्वालामुखी का मतलब होता है ऐसे ज्वालामुखी जिनसे ना तो आज लावा निकल रहा है और ना ही भविष्य में कभी लावा निकलने की कोई संभावना है, उनको क्या नाम दिया जाता है, उनको नाम दिया जाता है मृत। तो ये 5-6 पर्वत हैं, हम एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पर्वत बताया हम आपको, एटलस। और एटलस पर्वत जो है वो मोरक्को एवं अल्जीरिया देश में है, अफ्रीका का नवीन मोड़दार पर्वत है। उसके बाद माउंट कीनिया पर्वत, और माउंट कीनिया जो पर्वत है ये जिस देश में, उस देश का नाम क्या है, केन्या। और इसके ऊपर से एक रेखा गुजरती, कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा। तंजानिया देश में एक पर्वत है जिसका नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत जो है वो किस देश में, तंजानिया, और यह अफ्रीका का सबसे ऊँचा पर्वत है। उसके बाद यहाँ पर एक पर्वत है माउंट कैमरून, और माउंट कैमरून पर्वत जिस देश में उसका नाम कैमरून ही है, और यह अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद नीचे बताएं हम आपको, यहाँ पर साउथ अफ्रीका में, एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग। ये पर्वत कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं जिनको आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, चलिए इनको मिटा देते हैं हम। है ना, उसके बाद देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण नदियों को देख लेते हैं पहले। तो नीचे से पढ़ते हैं नदियों को यहाँ की। तो एक नदी यहाँ पर बह रही है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है ऐसी। इस नदी का नाम ऑरेंज नदी है। नदी का नाम है ऑरेंज नदी। यहाँ पर एक मान लीजिएगा इस प्रकार एक पर्वत है, पर्वत का नाम है ड्रेकन्सबर्ग। एक पर्वत है और पर्वत का नाम है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। कौन सा पर्वत है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। इस ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से नदी निकलती है और इस प्रकार ऐसे होते हुए अटलांटिक महासागर में अपना पानी गिराती है। कहाँ पर, अटलांटिक। कहाँ पर अपना पानी गिराती है, तो अपना पानी गिराती है अटलांटिक महासागर में। नदी की बात करें तो नदी का नाम है ऑरेंज नदी, और ऑरेंज नदी साउथ अफ्रीका देश में बह रही है। और साउथ अफ्रीका देश में इस नदी पर एक जलप्रपात है, और इस नदी पर जो जलप्रपात है, इस जलप्रपात का नाम है आग्रबीज जलप्रपात। आग्रबीज जलप्रपात। तो इस नदी पर एक जलप्रपात है, और इस नदी पर जो जलप्रपात है आग्रबीज जलप्रपात है। अगर हम बात करें कि आग्रबीज जलप्रपात किस देश में है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। आग्रबीज जलप्रपात जिस देश में, उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, इस ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से एक नदी निकलती है, नदी का नाम ऑरेंज। अपना पानी कहाँ गिराती है, अटलांटिक महासागर में। इस नदी पर एक जलप्रपात है, जलप्रपात का नाम है आग्रबीज जलप्रपात, और ये आग्रबीज जलप्रपात किस देश में है, तो ये दक्षिण अफ्रीका देश में, ठीक ना। कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद इसी ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से एक नदी निकलती है, ऊपर जाती है और ऊपर आने के बाद फिर से नीचे जाती है,
और यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल में अपना पानी गिराती है। अगर हम यहाँ पर एक रेखा गुजरती है यहाँ से, और अगर यहाँ से रेखा की बात करें तो यहाँ से जो रेखा गुजरती है इस रेखा का नाम मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। यानी एक नदी है और नदी का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो एक ऐसी नदी है जिससे कि जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, अपना पानी कहाँ गिराती है? मोजाम्बिक की खाड़ी में। तो अगर बात करें लिम्पोपो नदी, नदी का नाम लिम्पोपो, तो नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। ऐसा मान लीजिएगा ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। कौन सा पर्वत है? यहाँ पर ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से नदी निकलती है और ऐसे जाके मोजाम्बिक चैनल में अपना पानी गिराती है। कहाँ पर? मोजाम्बिक चैनल में अपना पानी गिरा देती है। यह नदी क्या करती है? मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा गुजर रही है मकर, तो यह नदी क्या करती है? मकर रेखा को कितने भागों में बांट रही है? मकर रेखा को 2 बार काट देती है। नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। ठीक है ना? चलिए, तो ये नदी है, नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। ठीक ना? चलिए, इतनी बात हो गई। अगला देखते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है, मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। यहाँ पर एक पठार है, बी का पठार। बी का पठार है, इस बी का पठार से एक नदी निकलती है और मोजाम्बिक चैनल में अपना पानी गिराती है। कहाँ पर? मोजाम्बिक चैनल में क्या कर देती है? मोजाम्बिक चैनल में अपना पानी गिराती है। नदी की बात करें तो नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर एक बांध और एक जलप्रपात आपको याद रखना है। तो जाम्बेजी नदी पर एक बांध है यहाँ पर और एक जलाशय है। अगर हम सबसे पहले बांध की बात करें तो इस नदी पर एक बांध है, इस बांध का नाम है करीबा बांध। इस नदी पर एक बांध है, बांध का नाम है करीबा बांध, और एक जलप्रपात है, और जलप्रपात का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो जलप्रपात है, इस जलप्रपात का नाम विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? तो यहाँ पर एक जलप्रपात है, और जो जलप्रपात है यहाँ पर, इस जलप्रपात का नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक ना? अगर बात करें कि ये दोनों है कहाँ पर, तो ये 2 देशों की सीमा पर है। ये जो है 2 देशों की सीमा पर है। यहाँ पर एक देश है जिम्बाब्वे और एक है जाम्बिया। तो 2 देशों की सीमा पर है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। तो जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर है। जाम्बिया की सीमा पर, जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर। कौन से? विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध। ओके, कृष्णा तिवारी जी, गुड मॉर्निंग। तो ये दोनों आपको याद रखने, ठीक ना? चलें आगे बढ़ा जाए। तो ये यहाँ पर एक नदी बह रही है, जाम्बेजी नदी। कहाँ पर अपना पानी गिराती है? मोजाम्बिक चैनल में। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ से एक रेखा गुजरती है, और यहाँ से जो रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम क्या है? तो इस रेखा का नाम विषुवत रेखा। यहाँ पर एक रेखा है विषुवत रेखा, और यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे। ये कौन सा महासागर? यहाँ पर अटलांटिक महासागर में अपना पानी गिराती है। ठीक ना? ये विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? मान लीजिएगा यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये विषुवत रेखा है, और एक नदी आती है, पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऐसे अपना पानी गिराती है। ठीक ना? नदी का नाम है कांगो जायरे नदी। नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है कांगो जायरे। क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है कांगो जायरे नदी। और ये कांगो जायरे नदी है,
जो ये कांगो जायरे नदी है ये 2 बार विषुवत रेखा को काटती है, 2 बार किसको काटती है? विषुवत रेखा को काटती है, विषुवत रेखा को काटती है। यह एक ऐसी नदी है जो 2 बार किसको काटती है? विषुवत रेखा को काटती है, ठीक ना। और अपना पानी कहाँ गिराती है? अटलांटिक महासागर में अपना पानी गिरा देती है। विषुवत ऐसी नदी आ रही है और अपना पानी कहाँ गिरा देती है? अपना पानी गिरा देती है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में क्या कर देती है? अटलांटिक महासागर में अपना पानी गिराती है। नदी का नाम क्या है? कांगो जायरे नदी। नदी का नाम क्या है? कांगो जायरे नदी। और कांगो जायरे नदी की विशेषता है, कांगो जायरे नदी के क्षेत्र से हीरा की प्राप्ति होती है। कांगो जायरे नदी के क्षेत्र से किसकी प्राप्ति होती है? तो कांगो जायरे नदी के क्षेत्र से प्राप्ति होती है हीरा की। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? यहाँ से हमें हीरा की प्राप्ति हो जाती है, ठीक ना। यहाँ से किसकी प्राप्ति हो जाती है? तो यहाँ से हीरा की प्राप्ति हो जाती है, ठीक ना। चलो ठीक है, अगला देखिएगा। यहाँ पर एक नदी बह रही है ऐसी, ये जो नदी है इस नदी का नाम है नाइजर। नाइजर नदी ऐसे बहती है और अपना पानी यहाँ गिरा रही है। यहाँ पर गल्फ ऑफ गिनिया है, गिनी की खाड़ी, गिनिया यानी गिनी। तो गिनी की खाड़ी में यह नदी क्या करती है? गिनी की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। अगर हम नदी की बात करें, किस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है नाइजर नदी। नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है नाइजर, नाइजर नदी। नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है नाइजर नदी, ठीक ना। नाइजर नदी जो है, ये नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में तो डेल्टा बनाती है और लेकिन गिनी की खाड़ी के पूर्व भी एक डेल्टा बनाती है। मतलब नाइजर नदी की विशेषता ये है कि 2 डेल्टाओं का निर्माण करती है, 2 डेल्टा बनाती है, 2 डेल्टाओं का निर्माण करती है, 2 डेल्टाओं का निर्माण करती है, 2 डेल्टा बनाती है, ठीक ना। नाइजर नदी जो नाइजर नदी है, इस नदी का उपयोग एक यहाँ पर नाइजर और नाइजीरिया के क्षेत्र में पाम तेल पाया जाता है। जैसे भारत में एक तेल पाया जाता है, एक वृक्ष पाया जाता है भारत में, ताड़ होता है, एक प्रकार का एल्कोहलिक पदार्थ होता है जिसको पीने से व्यक्ति निद्रा में चला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी ताड़ के समान ही यहाँ पर एक तेल पाया जाता है जिसका नाम पाम तेल। तो पाम का तेल या पाम का दूध, तो पाम का तेल या पाम को दूध को बेचने के लिए यहाँ से नाइजीरिया के क्षेत्र से उसको एक नदी के माध्यम से गिनी की खाड़ी में लाया जाता है और गिनी की खाड़ी से अन्य देशों में उसे भेज दिया जाता है। तो नाइजर नदी का उपयोग पाम तेल को ले जाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको पाम तेल की नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको एक नाम दिया जाता है पाम तेल की नदी। तो अगर प्रश्न बनता है पाम तेल की नदी किसे कहा जाता है, तो पाम तेल की नदी जो है वो नाइजर नदी को कहा जाता है। नाइजर नदी अपना पानी कहाँ गिराती है? नाइजर नदी अपना पानी गिनी की खाड़ी में गिराती है। और जो गिनी की खाड़ी का क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं जो गिनी की खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है, गिनी की खाड़ी का तटीय क्षेत्र खनिज तेल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर खनिज तेल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर खनिज तेल पाया जाता है, ठीक ना। देखिएगा, सॉरी इसको नहीं मिटाएं। चलिए, नाइजर नदी के बाद गिनी की खाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी खनिज तेल के लिए जानी जाती है। खनिज तेल, अभी बताइएगा, जब गिनी की खाड़ी से खनिज तेल निकालेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई एक शहर होगा जहाँ से हम खनिज को बेचेंगे। ऐसा तो है नहीं कि खाड़ी से निकाले और खाड़ी से ही बेच देंगे। तो यहाँ पर गिनी की खाड़ी के किनारे ही नाइजीरिया का, कौन से देश का? नाइजीरिया का एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है हार्डकोट बंदरगाह। एक यहाँ पर शहर है और इस शहर का नाम क्या है? तो हार्डकोट बंदरगाह। एक बंदरगाह है
और इस बंदरगाह का नाम है हारकोर्ट बंदरगाह। हारकोर्ट बंदरगाह जो है वो खनिज तेल के निर्यात के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? खनिज तेल के निर्यात के लिए, खनिज तेल के निर्यात के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने 5 नदियाँ पढ़ाई, ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं यहाँ की, ठीक ना। अभी एक नदी और पढ़नी है आपको, तो इतना हो गया। आगे देखिएगा, यहाँ पर एक झील है और इस झील का नाम विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? विक्टोरिया। ठीक ना, यहाँ समझिए थोड़ा सा। एक झील है यहाँ पर, एक झील का नाम विक्टोरिया झील। झील का नाम क्या है? तो इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील जो है वह है विश्व की दूसरी एवं अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है, अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? तो विक्टोरिया। कौन सी झील है? तो झील का नाम क्या है? झील का नाम विक्टोरिया। इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, और विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है। नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है श्वेत नील नदी। श्वेत नील नदी। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है श्वेत नील नदी। श्वेत नील नदी ऐसे बह रही है। उसके बाद यहाँ पर एक देश है, देश का नाम है इथोपिया। एक देश है, देश का नाम है इथोपिया, और इथोपिया में एक झील है, झील का नाम है ताना झील। इथोपिया में एक झील है, झील का नाम है ताना झील। इथोपिया की ताना झील से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है ब्लू नील नदी। नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम ब्लू नील नदी। एक श्वेत नील हो गई, एक ब्लू नील हो गई। एक ब्लू नील नदी इस प्रकार जा रही है, और ब्लू नील नदी इस प्रकार जा रही है, और ब्लू नील नदी श्वेत नील नदी से यहाँ पर मिल जाती है। जहाँ पे मिलती है यहाँ पर सूडान की राजधानी है, और सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान की राजधानी क्या है? तो सूडान की राजधानी खार्तूम है। जब यहाँ पर ये मिल जाती है तो यहाँ से एक न्यू नदी का निर्माण होता है, और यहाँ से न्यू नदी का निर्माण होता है। इस नदी का नाम है नील नदी। नदी का नाम क्या है? नील नदी। और नील नदी जाके अपना पानी कहाँ गिरा देती है? तो नील नदी जाकर अपना पानी कहाँ गिरा देती है? भूमध्य सागर में। कहाँ पर अपना पानी गिराती है? भूमध्य सागर में। ये जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम? तो विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी, ठीक ना। नील नदी जब भूमध्य सागर में अपना पानी गिराती है, उससे के पूर्व इस नदी पर एक झील है और एक बांध है। तो इस नदी पर जो बांध है, इस बांध का नाम है आसवान बांध। कौन सा बांध है? इस नदी पर एक बांध है, आसवान बांध, और एक झील है, और इस नदी पर जो झील है, इस झील का नाम है नासिर झील। कौन सी झील है? तो यहाँ पर एक झील है, और इस झील का नाम है नासिर झील। तो इस नदी पर एक बांध है, बांध का नाम है आसमान बांध, और एक झील है, झील का नाम है नासिर झील। तो ये पूछा जाता है कि आसमान बांध और नासिर झील किस नदी पर है? तो नदी का नाम पूछे नील, और अगर देश पूछे कि किस देश में है, तो ये मिस्र देश में।
कहाँ पर है, तो ये जो दोनों हैं ये मिस्र देश में है। कहाँ पर है, मिस्र देश, ठीक ना। तो विक्टोरिया झील जो है वो विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर दूसरे नंबर की है तो पहले नंबर की कौन है, तो पहले नंबर की है सुपीरियर। और सुपीरियर कहाँ है, तो सुपीरियर आपकी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। सुपीरियर कहाँ है, तो सुपीरियर आपकी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। ये बातें आपको याद रखनी होगी, ठीक ना। ये विक्टोरिया झील जो है, इस विक्टोरिया झील के ऊपर से, विक्टोरिया झील जो है, इस विक्टोरिया झील के ऊपर से एक रेखा गुजरती है। और विक्टोरिया झील के ऊपर से जो रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम क्या है, तो इस रेखा का नाम विषुवत रेखा। विक्टोरिया झील के ऊपर से जो रेखा गुजरती है उस रेखा का नाम, तो विक्टोरिया झील के ऊपर से जो रेखा गुजरती है रेखा का नाम है विषुवत रेखा। आपको याद रखना होगा कौन सी झील गुजरती है इसके ऊपर से, तो इसके ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है, बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अफ्रीका के महत्वपूर्ण मरुस्थल और देख लेते हैं। अफ्रीका में कहाँ कहाँ देखिएगा, सबसे एक मरुस्थल तो यहाँ पर है जिसका नाम है सहारा। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में एक मरुस्थल है, मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, तो अफ्रीका के उत्तर में एक मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। और ये जो सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो अगर प्रश्न पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, ठीक ना। सहारा मरुस्थल के बाद एक यहाँ पर नदी बह रही नील नदी, और यहाँ पर एक मरुस्थल है नूबियन मरुस्थल। कौन सा है, नूबियन। और बस आपको याद ये रखना है कि नूबियन मरुस्थल किस देश में है, तो नूबियन मरुस्थल जो है वो सूडान देश में है। कहाँ पर है, यहाँ पर सूडान देश है। उसके बाद एक मरुस्थल यहाँ पर है, इस मरुस्थल का नाम है नाबिम डेजर्ट, नाबिम मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, तो यहाँ पर है नाबिम मरुस्थल। और नाबिम मरुस्थल जिस देश में है उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है नामीबिया। क्या नाम है उस देश का, तो उस देश का नाम है नामीबिया। और यहाँ पर नाबिम के पश्चिम में एक मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी। क्या नाम है, कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, तो यहाँ पर एक मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल जो है वो जिस देश में पाया जाता है उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम बोत्सवाना। क्या नाम है, तो उस देश का नाम है बोत्सवाना, ठीक ना। उसके बाद यहाँ के महत्वपूर्ण कुछ पठार हैं, जैसे एक पठार यहाँ पर है, इस पठार का नाम है जोस पठार, नाइजर और नाइजीरिया में है। कौन सा, जोस पठार। तो जोस पठार कहाँ पर है, जोस पठार नाइजर एवं नाइजीरिया देश में फैला हुआ है, नाइजीरिया और नाइजर में, नाइजीरिया और नाइजर देश में फैला हुआ है। कौन सा, जोस पठार। और इस जोस पठार से धातु की प्राप्ति होती है, जोस पठार से जिस धातु की प्राप्ति होती है उस धातु का नाम क्या है, टिन। कौन सी धातु मिलती है यहाँ से, तो यहाँ से जो धातु मिलती है धातु का नाम है टिन धातु। कि धातु की प्राप्ति होती है यहाँ से टिन धातु की प्राप्ति होती है। उसके बाद यहाँ पर एक पठार है कतंगा पठार। कतंगा पठार जो है वो आपका कांगो गणराज्य देश में है, कांगो गणराज्य में है, कांगो गणराज्य में कतंगा पठार। और इस कतंगा पठार से कॉपर यानी तांबा की प्राप्ति होती है। कॉपर यानी किसकी प्राप्ति होती है, कॉपर यानी तांबा की यहाँ से प्राप्ति होती है, ठीक ना। कॉपर या तांबा की यहाँ से प्राप्ति होती है, ठीक ना। एक पठार यहाँ पर है बी का पठार, बी का पठार। और जो बी का पठार है, इस बी का पठार से, इस बी के पठार से किसकी प्राप्ति होती है, तो प्लेटिनम। किसकी प्राप्ति होती है, तो बी के पठार से एक धातु की प्राप्ति होती है। और जिस धातु की प्राप्ति होती है उस धातु का नाम क्या है, उस धातु का नाम है प्लेटिनम, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है। इतने सारे मरुस्थल जो हमने बताए हैं, जो ब्लैक कलर से मरुस्थल बने हैं और जो रेड कलर से हमने बनाए हैं, ये यहाँ के महत्वपूर्ण क्या है, पठार है, ठीक ना। तो मरुस्थल हो गए, पठार हो गए, और इसी के साथ साथ आपका अफ्रीका महाद्वीप समाप्त, ठीक ना। चलिएगा, अब दो महाद्वीप आपके रह गए हैं, एक एशिया और एक कौन सा, एशिया और उत्तर अमेरिका। वो हम एक कल एक परसों 2 दिन में करा देंगे, ठीक है। थैंक यू।